Good morning students. This is another video of class 11th biology. In previous class we have already discussed about what is the property of the defining and non-defining property of the living. हमने ये स्टडी कर लिया था कि क्या डिफाइनिंग और क्या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग्स की, और ये हमको पता चल गया था कि अगर लिविंग है तो उसके अंदर लाइफ होगी। एक्चुअल में लाइफ को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था। तो एक कॉमन वे में अगर आप ये समझ लो कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं वो सबका सब, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को लेके इंक्लूडिंग ऑल दिस नेवी केमिकल्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो सबके सब लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली आप ये कह सकते हो कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सबके सब मिलके लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। बट इन अ कन्वीनियंट एक सिंपल वे में आप ये कह सकते हो कि लाइफ को न तो हम टच कर सकते हैं, लाइफ को न तो हम देख सकते हैं, केवल हम लोग फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनके थ्रू हम लाइफ को जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि लाइफ को टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ प्रोसेस है आपका सर्कुलेशन। क्या आप सर्कुलेशन को टच कर सकते हो? लेकिन वो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हम सर्कुलेशन को देख सकते हैं? नहीं, हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम जब भी कभी भी पल्स को चेक करेंगे, अपने हार्ट बीट को चेक करेंगे तो हमें फील होगा कि हाँ ये है, और अगर ऐसा है कि बायोलॉजिकल रिएक्शन इसका मतलब वो लिविंग है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी के अंदर कॉन्शियसनेस है, क्या हम कॉन्शियसनेस को टच कर सकते हैं? क्या हम कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं? नहीं, हम केवल फील कर सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस है। दैट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लाइफ, यही लाइफ का फॉर्म है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पूरे अर्थ पे लाइफ का फॉर्म है इसमें इतनी वैरायटीज हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी इतनी वैरायटी है और इतने टाइप से वो डिफाइन करती है, इतने सर्टेन डिफरेंट हैबिटेट्स में वो उस लाइफ के प्रोसेसेस को चलाते हैं। उसी का स्टडी जो होता है या उसी का पूरा एक जो बायोलॉजिकल फॉर्म है उसी को हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या? अगर देखा जाए तो ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये दिया था साइंटिस्ट, उसका नाम था वॉल्टर जी रॉजन ने दिया था 1985 में। वॉल्टर जी रॉजन ने 1985 में ये टर्म दिया था, क्या? बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो दिया था वॉल्टर जी रॉजन ने 1985। और अगर डिफाइन किया जाए कि ये बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? इट इज द नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इस अर्थ पर जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म और जो उनका नंबर है हम ये कह सकते हैं बेसिकली वही बायोडाइवर्सिटी है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे पर्टिकुलर किसी भी एरिया में रह सकते हैं, वो किसी भी एरिया ड्रास्टिक से ड्रास्टिक कंडीशन में रहते हैं और सिंपल से सिंपल और एडॉप्टिव कंडीशन में भी रहते हैं। वो हमेशा ये एनिमल्स या ये ऑर्गेनिजम्स डिफर करेंगे अपने हैबिट में, अपने हैबिटेट में और अपने मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। तो ये कैसे वो अपने हैबिटेट और अपने मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं? डिफर करते हैं। और IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या कहता है कि पूरे अर्थ पे जो ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो नियर अबाउट कितने हैं? 1.7 मिलियन है। 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर है, ठीक है। और अगर उनमें भी देखा जाए तो 1.2 मिलियन तो केवल कितने के हैं? एनिमल्स के हैं, एंड 0.5 to 0.6 मिलियन किसके हैं? प्लांट के हैं। और अगर ये भी देखा जाए तो एवरी ईयर, हर साल नियर अबाउट 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड किए जाते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और कितने तो भी डिस्कवर्ड किए जाने बाकी हैं, स्टिल अननोन, वो स्टिल अननोन है, हमें नहीं पता है कि अभी कितने ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट है और हमें उनके बारे में नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इतने एनिमल्स का 1.7 या इतने ऑर्गेनिजम्स का 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म का प्रैक्टिकली स्टडी करना विथ देयर कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स के साथ
उनके यूजेस के साथ, उनके नेम के साथ, इट इज क्वाइट वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब जो इतनी बड़ी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, नियर अबाउट 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, अगर उन ऑर्गेनिज्म उनको उनके नेम बाय नेम, कैरेक्टर, उनके यूजेस के बेस पे अगर हमें स्टडी करना हो तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने कुछ टेक्निक्स डेवलप की और उस टेक्निक से उन्होंने कहा कि इतने जो काइंड्स का बायोडाइवर्सिटी है, जो ये लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन टेक्निक से या इन ब्रांचेस से हम उनका वेल स्टडी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो टेक्निक्स और वो जो मेथड डेवलप किए साइंटिस्टों ने वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो कंप्लीट करने के लिए नोट्स। In previous class we have already discussed about the biodiversity and some important feature of the biodiversity, and we learned also that in this world the biodiversity is a very vast in all the world. So and if the diversity is very large, and I have already told you in previous video lecture that there is a 1.7 to 1.8 million organisms are present, and exclusively with all their characters, with their all the features and their uses and their names are studied one by one as a very difficult. So there is a need, there is a something techniques will need to study all these kinds of biodiversity in a very efficient manner, in a very appropriate manner. So scientists develop some techniques, or you can say that some branch of biology. By the use of that branch or by the use of that techniques, we can very easily study this large or this vast biodiversity. And some of them, the two techniques or the two branches is very important. The very first is the taxonomy. So taxonomy actually it is a branch of science. Okay, and if you look this word taxonomy, actually it is a made-up of the two words that you can say that it is the orderly arrangement, and taxonomos means law, means the taxonomy का मतलब ये होता है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट करने का लॉ। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिजम्स हैं या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हैं, उनको ऑर्डरली अरेंजमेंट करने का जो लॉ है वही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। एंड अगर आपको इसको डिफाइन करना हो बाय द डेफिनेशन और बाय द वर्ड्स, then you can say that taxonomy is a science of naming, defining, classifying the group of biological organisms on the basis of shared characteristics। मतलब शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे उसको नेम करना, उसको डिफाइन करना और उसको क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो मॉडर्न वे में देखा जाए तो टैक्सोनॉमी की मेनली दो ब्रांचेस हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी है, वन इज द क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें हम देखते हैं कि जो ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी है दिस इज अ ओल्ड वन, और इस पे केवल हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर करते हैं, मींस द एक्सटर्नल फीचर्स, उसके हाइट को लेकर, उसके अपीयरेंस को लेकर, ठीक है, all these kinds of character will included into the classical taxonomy। लेकिन बाद में दिक्कत आने लगी कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो एक दूसरे से डिफरेंट होते थे, लेकिन उनको एक ग्रुप में प्लेस करना पड़ जाता था क्योंकि उनके कुछ फीचर्स भी ऐसे ही थे, लेकिन वास्टली वो एकदम डिफरेंट इवोल्यूशनरी पैटर्न में थे। तो ये आया मॉडर्न टैक्सोनॉमी को बनाया गया, और ये ऑर्गेनिजम्स को का जो क्लासिफिकेशन था वो मेनली बेस्ड था एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर पर, सेल स्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंटल प्रोसेस पर और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर। इस पर बेस्ड मॉडर्न टैक्सोनॉमी को बनाया गया ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। सो दिस इज द टैक्सोनॉमी। लेकिन बाद में फिर से दिक्कत आने लगी कि अगर कोई एक एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है,
अगर कोई एक एंशियंट ऑर्गेनिज्म है और उस एंशियंट वन से कोई मॉडर्न बना है, ठीक है, तो एंशियंट में कुछ कैरेक्टर थे और मॉडर्न में कुछ कैरेक्टर हैं, तो हम उनके इवोल्यूशनरी, उनका जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर अपीयर हुए और कौन कौन से कैरेक्टर डिसअपीयर हुए, इन सब को स्टडी करने के लिए एक नई ब्रांच बनाई गई जो कि टैक्सोनॉमी में ही आती है और इसको कहा गया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अगर मतलब देखो तो इसका मतलब होता है ऑर्डर और सीक्वेंस। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुपिंग किया था, नेमिंग किया था, क्लासिफाई किया था, उनको क्या किया जाए, एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाए और वो सीक्वेंस किस पे बेस्ड हो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड हो, इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में वो ये है कि हमें टैक्सोनॉमी कभी भी या ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं बताता, लेकिन सिस्टमैटिक्स हमें ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो ये जो टर्म है सिस्टमैटिक सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, और इन्होंने जो बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी में, उसी में इन्होंने सिस्टमैटिक्स के बारे में बताया हुआ था। डेफिनेशन से अगर देखा जाए कि सिस्टमैटिक्स क्या है, तो इट इज द साइंस डील्स विद द ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल द कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट इज देयर फिलोजेनी। ओके, science which deals with organisms and all comparative and evolutionary relationship। ये ऑर्गेनिज्म की जितनी भी कंपैरेटिव, जो उनके का तुलनात्मक स्टडी होता है, जो उनका कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का, उसको बेस बनाकर जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑर्डरली सीक्वेंस करते हैं, वो ब्रांच कहलाती है सिस्टमैटिक्स। देखा जाए तो सिस्टमैटिक्स में मेनली जो इसका बेसिक्स है वो किस पे काम करता है, वो आइडेंटिफिकेशन पे काम करता है, क्लासिफिकेशन पे काम करता है, नॉमेनक्लेचर पे काम करता है और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे काम करता है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। सो दीज टू ब्रांचेस मेनली यूटिलाइज्ड बाय साइंटिस्ट टू स्टडी द लार्ज और द वास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो अगर आपको अपना कंप्लीट करना हो नोट्स तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।